गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना टॉपिक कंप्लीट होता है इंसोलेशन यानी सूर्य ताप। उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक आज करने जा रहे हैं हीट बजट यानी ऊष्मा बजट। देखिए हीट बजट, ऊष्मा बजट। देखिए ऊष्मा बजट है क्या। सबसे पहले अपने बजट की बात करते हैं। बजट बजट सरकार पेश करती है। क्या होता है इसमें, क्या होगा, कितनी आय और व्यय, आय और कौन सा व्यय, यानी सरकार कितनी आय करेगी और उस पर कितना क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी। इसका जो लेखा जोखा हो जाता है वही क्या है, बजट है। अब बात आगे हीट की यानी ऊष्मा की। आगे ऊष्मा बजट क्या है, यानी सन से आने वाली जितनी भी रेडिएशन, ये अपना सन से आने वाली अर्थ की ओर जितनी भी रेडिएशन, ये जो सूर्य विकिरण है, ठीक है, ये कितनी इनकमिंग हुई और कितनी कैसे क्या हुई, आउट गोइंग, कितनी आगत हुई और कितनी क्या होगी, निर्गत। इसका ब्यौरा सारा सारा जो कैलकुलेशन है वही क्या है, हीट बजट। ठीक है, बजट मैंने बताया आय और व्यय का ब्यौरा। उसी प्रकार बजट, हीट बजट है वो क्या है, इनकमिंग और आउटगोइंग रेडिएशन, यानी सूर्य से आने वाली जो किरण है और जो पृथ्वी से टकरा के जाने वाली जो किरण है, उनका जो आय और व्यय, आने और जाने वाली किरण का जो ब्यौरा है वही क्या कहलाएगा, हीट बजट। ठीक है, तो इसी बात को अपनी लिख लेते हैं। हीट बजट है क्या, आपने बात करें कैलकुलेशन ऑफ इनकमिंग क्या हो गया, एक मिनट देखिए, कैलकुलेशन ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग सोलर रेडिएशन। तो समझ गए होंगे, यानी जो आगत है, एक क्या गणना है किसकी, आगत और निर्गत की, यानी आगत सौर्य विकिरण और निर्गत सौर्य विकिरण की। आगत व निर्गत सौरिक विकिरण की क्या है, गणना है। और इसी गणना को अपने क्या बोलेंगे, हीट बजट यानी क्या, ऊष्मा बजट। अब इसमें देखिए दूसरा डिफाइन करते हैं अपने, यानी हीट या जो एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ एंड एटमॉस्फेयर, यानी जो हीट एनर्जी रिसीव्ड होती है या एब्जॉर्ब होती है, कौन करता है, अपना अपनी अर्थ और कौन सा, वायुमंडल। और यही एनर्जी जितनी सोलर रेडिएशन आएगी और उसका क्या होगा, आउट गोइंग भी होगा। यहां पर लिखेंगे एनर्जी एमिटेड बाय अर्थ एंड सरफेस, अर्थ एंड एटमॉस्फेयर। देखिए सूर्य से आने वाली जो क्या क्रिया, अर्थ, पृथ्वी और वायुमंडल के द्वारा अवशोषित, और निर्गत किसकी, उत्सर्जित किसकी, अपने अर्थ और एटमॉस्फेयर। जितनी सोलर रेडिएशन आएगी और उतनी क्या चली जाएगी वापस, यानी अपनी मानते हैं 100 यूनिट जब आ रही और 100 को क्या करना है, वापस निर्गत है। इन दोनों का जो कैलकुलेशन क्या होगा, इक्वल होगा, जितनी आएगी और उतनी क्या होगी, चली जाएगी। ये कैलकुलेशन ही क्या कहलाता है, हीट बजट। ये दूसरी तरीके से बताया आपको मैंने, यहां लिख देते हैं, पृथ्वी व वायुमंडल द्वारा अवशोषित ऊष्मा बराबर क्या होगा, वायुमंडल तथा पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित जो अपनी ऊष्मा, ये दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। अब हीट एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ एटमॉस्फेयर, ये जो सन से आने वाली जो रेडिएशन, ये कौन सी वेव में आएगी, आपने शॉर्ट वेव के अंदर लघु तरंगों के रूप में आएगी। तो ये भी इसके नीचे लिख देते हैं। ये कैसी है, इनकमिंग रेडिएशन, इनकमिंग रेडिएशन, इसको अपनी आगत किरण कहें, आगत विकिरण। और ये कौन सी है,
पृथ्वी से टकरा कर जाने वाली, इसको क्या बोलेंगे? आउट गोइंग रेडिएशन। रेडिएशन, निर्गत विकिरण। अब आपको इस बात का पता है सन से आने वाली रेडिएशन कौन सी फॉर्म में होती है? शॉर्ट वेव के अंदर, लघु तरंगों के रूप में, शॉर्ट वेव रेडिएशन, लघु तरंग विकिरण, लघु तरंग विकिरण के रूप में आती है। और ये क्या होंगी? लॉन्ग वेव रेडिएशन, लॉन्ग वेव रेडिएशन, दीर्घ तरंग विकिरण, ये हो जाएगी दीर्घ तरंग विकिरण। यानी सन से आने वाली जितनी भी रेडिएशन है वो कौन सी वेव में आती है? शॉर्ट वेव में। और जो पृथ्वी से टकराने के बाद आती है वो कौन सी आती है? लॉन्ग वेव में, जिसको अपने दीर्घ तरंग कहते हैं। तो इसी को अपने क्या बोल सकते हैं? इसी आउटगोइंग रेडिएशन को अपनी और भी तरीके से जानती है, टेरेस्ट्रियल वेव, पार्थिव विकिरण। पार्थिव विकिरण, तो ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है कि टेरेस्ट्रियल वेव, पार्थिव विकिरण, लॉन्ग वेव है या कौन सी? शॉर्ट है। लॉन्ग वेव और शॉर्ट वेव का मैंने आपको बता दिया था। यानी जिसमें क्या होगा, ये जो वेवलेंथ होगी ये वाली कैसी है? शॉर्ट। और ये जो इसमें गैप अगर बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये वेवलेंथ अगर बड़ी हो जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे अपनी? इसको बोलेंगे लॉन्ग वेव, और इसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट वेव। तो आप मोटा मोटा भी इसके बारे में, हीट बजट के बारे में इतना ही जाने हो कि सन से जो रेडिएशन आया, ठीक है, और पृथ्वी और एटमॉस्फेयर टकरा के जो वापस गया, ये जो कैलकुलेशन है इसी को क्या बोला गया? हीट बजट यानी ऊष्मा बजट। ये वाली बात मैंने इसमें लिखी है, सन से आने वाली रेडिएशन शॉर्ट वेव और पृथ्वी टकरा कर जाने वाली लॉन्ग वेव। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। देखो, अब क्या मानते हैं? लेटस 100 यूनिट, इतनी विकिरण यानी 100 यूनिट मूविंग मूविंग टुवर्ड्स अर्थ फ्रॉम सन। यानी अपने मानते हैं कि 100 इकाइयां क्या, जो विकिरण की कहां से चली? सूर्य से पृथ्वी की ओर चली। माना 100 इकाई, 100 इकाई जो तरंगे हैं सूर्य से उत्सर्जित होकर, सूर्य से उत्सर्जित होकर पृथ्वी की ओर जाती। कितनी? माना 100 इकाई, यानी 100 यूनिट। ये देखिए, ये सन, इस सन से कितनी? 100 यूनिट कहां चली? अपने अर्थ की ओर। ये क्या है? एटमॉस्फेयर। क्या है? एटमॉस्फेयर। ठीक है, सन से कितनी चली? 100 यूनिट, 100 यूनिट। अब एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होंगे? क्लाउड्स होंगे। क्या होंगे? ये क्लाउड्स होंगे, ये क्लाउड। अब सन से आने वाली जो रेडिएशन है ना, इस रेडिएशन का 35 यूनिट, यहां से सीधा चलते हैं, 35 यूनिट, 35 यूनिट अपने एटमॉस्फेयर से इसका क्या हो जाता है? रिफ्लेक्शन हो जाता है, यानी अर्थ तक आई नहीं। 100 यूनिट में से कितनी? 35 यूनिट बिफोर रीचिंग ऑन अर्थ सरफेस से क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी वायुमंडल से इसका 35 का क्या होगा? ऐसा रिफ्लेक्शन हो। इसी को क्या बोलते हैं? एल्बिडो ऑफ द अर्थ। इसी बात को लिख देते हैं, क्या लिखें? रिफ्लेक्ट बिफोर रीचिंग ऑन अर्थ सरफेस। 35 इकाई पृथ्वी पर आने से पहले ही, आने से पहले, यानी बिफोर की बात चली, पहले ही क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। और इसी 35 इकाई को क्या बोलेंगे? एल्बिडो।
एल्बिडो ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का एल्बिडो, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, पृथ्वी का एल्बिडो, एल्बिडो। तो ये आपको बात समझ में आ गई कि 100 यूनिट में 35 यूनिट का क्या होगा, एटमॉस्फेयर से क्लाउड के द्वारा क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन, और ये आज सरफेस पर आए नहीं, आने से पहले सा क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, इसको क्या बोला गया, एल्बिडो ऑफ द अर्थ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार परीक्षा में आता है कि 35 यूनिट क्या है, एल्बिडो ऑफ द अर्थ। उसके बाद क्या हुई, इसके बाद कितनी बची, 65 यूनिट, 35 में से कितना गया, सॉरी 100 में से कितना गया, 35 का बना 65 यूनिट, इसको लेंगे टुवर्ड्स मूविंग सरफेस, यानी ये क्या 65 क्या सतह की ओर जाती, सतह की ओर जाती। अब सतह की ओर कितनी चल पड़ी, यानी क्लाउड से रिफ्लेक्शन के बाद 35 के बाद 65 चल पड़ी। अब इस 65 में से क्या होगा, 14 यूनिट, यानी जो 14 यूनिट है ना, आगे अभी तक सरफेस तक आई नहीं, अभी 14 यूनिट क्या करेंगे, जो अपना एटमॉस्फेयर है वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी 14 यूनिट का क्या करेगा, जो क्लाउड है, क्लाउड क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब, यानी बादलों के द्वारा अवशोषण। अभी तक आर तक नहीं आई ये, ठीक है, यानी 35 तो चली गई ऐसे, उसके बाद 14 यूनिट कौन ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्लाउड, यानी 14 यूनिट कौन ले गया, क्लाउड। पीछे कितनी बची, 35 और 14 कितने होंगे, ठीक है, 49 में 100 में से 14 कितने बचे, 51, कितने बने, 51 यूनिट, ठीक है, 65 में से 14 के कितने बचे, 51 यूनिट। ये वाली यूनिट कहां पर पहुंचेगी, अपने अपने अर्थ सरफेस पर, कितनी, अर्थ सरफेस पर पहुंचेगी कितनी, 51 यूनिट, यानी ऑन सरफेस इंसिडेंट, पृथ्वी सतह पर पहुंचती है, इसलिए तो पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। अब ये जो 51 यूनिट है, ये सतह पर पहुंची, ये इनकमिंग कितनी हुई, 100। मैं कहां से लेकर आ गया, देखो इधर, यहां पर समझो आप, ये वाली, यहां पर आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखो ये देखो, ये क्या था, सन, ये सन, इस सन से क्या हुआ, रेडिएशन चली, रेडिएशन चली। अब ये जो क्लाउड थे बीच में, यहां से 35 को मोड़ दिया, 100 चली, 100 में से 35 गई, 35 जाने के बाद 65 चली, 65 में से क्या हो गया, क्लाउड के द्वारा क्या होगा, 14 का एब्जॉर्ब हो गया, पीछे कितनी बची, 51, और 51 कहां आई, अपनी सरफेस पर। अब ये वाली रेडिएशन को क्या करना है, अपनों ने आउट गोइंग करना है, वापिस भेजना है। ये किस फॉर्म में जाएगा वो देखना, इसका एमिशन, एमिशन यानी उत्सर्जन, उत्सर्जन 17 यूनिट, यानी 17 यूनिट डायरेक्ट, डायरेक्ट कहां गई, सरफेस में, स्पेस में, 17 यूनिट सीधे कहां गई, अपने अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में कितनी, 17 यूनिट, 51 में से कितनी गई, 17 यूनिट गई, पीछे कितनी बची, 34 यूनिट, 34 यूनिट बची, और 34 यूनिट में क्या हुआ, ये क्लाउड है जो वापिस क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, बादल क्या कर लेंगे, बादल क्या कर लेंगे, इसका अवशोषण कर लेंगे, इतना इसका। देखिए अब मोटी सी बात देखो, 100 यूनिट चली, 100 यूनिट में 35 यूनिट पहले चलेगी, तो पीछे बची 65 में से क्या हुआ, 14 यूनिट, यानी जो सोलर रेडिएशन जो सन से आ रही थी, पहले बादलों ने क्या कर लिया, इसका अवशोषण कर लिया। पीछे कितनी बची, 51 धरती को चली, पृथ्वी से सीधा टकराकर 17 स्पेस में चलेगी। पीछे कितनी बची, 14 पृथ्वी से टकराने के बाद वाली जो किरण है ना, जो ये लॉन्ग विकिरण है, अब इनका क्या कर लेगा वायु, जो क्लाउड वापस क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो 34 यूनिट ये और 34 यूनिट ये, 14 प्लस में 34, 14 प्लस में क्या हो गया, 34, कितना बचा, आपने कहेंगे 48। अब 48 यूनिट कौन है, क्लाउड के द्वारा क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब किया जाता है, ये कहते हैं क्लाउड एब्जॉर्ब, बादलों के द्वारा अवशोषण, बादलों के द्वारा क्या हो गया, अवशोषण हो गया।
ये वायुमंडल में है कितनी 48 यूनिट। तो ये वाला क्वेश्चन, आजकल ये क्वेश्चन छोटे हो गए 14 यूनिट। अब ये वाला ज्यादा पूछा जा रहा है कि क्लाउड कितना एब्जॉर्ब करते हैं, यानी सन रेडिएशन का कितना 14 और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का कितना 34, और कितना हो गया वायुमंडल का कितना बजट हो गया 14 प्लस में 34। ये वायुमंडल क्या करता है एब्जॉर्ब करता है। तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्या चीज है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट इसी बात को लाइन टू लाइन अपने लिख लेते हैं। अभी कुछ स्टूडेंट कहते हैं समझ में नहीं आया, दोबारा से देख लो एक बार। अगर हीट बजट समझिए, कम से कम आपका 1 या 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ये देखो सन, सन से रेडिएशन चली, ये अपनी क्या सरफेस है, यानी पृथ्वी की सतह, और ये क्या वायुमंडल। ठीक है, जब ये एटमॉस्फेयर में आई ना, ये क्लाउड के द्वारा टकराकर वापस चलेगी, कितनी चलेगी 35 यूनिट चली। ठीक है, 35 में से गई, कितनी चली थी 100 यूनिट चली थी, 35 चली। 35 के बाद क्या हुआ, आगे जैसी चली, क्लाउड ने क्या किया 14 का एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, क्लाउड ने कितना 49 का एब्जॉर्ब कर लिया। तो पीछे कितनी 35 और 14 कितने हो गए 49, 100 में से 49 कितने बचे 51। अब ये 51 यूनिट कहाँ रही है अपनी अर्थ सरफेस की ओर, 51 यूनिट। अब ये जो 51 यूनिट टकराकर जब वापस जाएगी, ये डायरेक्ट कितनी यूनिट 17 यूनिट, 17 यूनिट कहाँ चलेगी सीधा स्पेस में चलेगी। कहाँ चलेगी स्पेस में। पीछे कितनी बची 14 यूनिट, सॉरी 34 बची। जब ये रिफ्लेक्शन करके जाएगी, अब ये जो क्लाउड होंगे ना 35 यूनिट का क्या कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, कितना कर लिया, सॉरी 51 में से 17 गए, कितने बचे, कितने बचे 34 बचे, 7। ठीक है, 34 यूनिट का क्या कर दिया क्लाउड ने। अब ये तो क्लाउड ने लिया था कौन सा सोलर रेडिएशन शॉर्ट वेव का, और ये कौन सा कर रहे हैं लॉन्ग वेव का क्या कर रहे हैं एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये 14 और 34, इन दोनों को मैंने क्या कहा 48 यूनिट। ये क्या वायुमंडल का जो बजट है बादलों के द्वारा अवशोषित, यानी जितना रेडिएशन आया था और उतना रेडिएशन कहां चला जाएगा वापस अपने स्पेस के अंदर। ये जो इनकमिंग और आउटगोइंग रेडिएशन है, इसका कैलकुलेशन क्या कहलाता है हीट बजट। जो बातें हुई अपनी उसी बात को अपने लिख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसी बात को लिखनी है, दिस 100 यूनिट, दिस 100 यूनिट एनर्जी आल्सो कॉल्ड, क्या बोलेंगे अपने इनकमिंग, इनकमिंग रेडिएशन इन 100 इकाई, इकाई ऊष्मा को आगत विकरण कहा जाता है। आगत विकरण कहा जाता है। नेक्स्ट अपनी लाइन बनेगी 35 यूनिट, 35 यूनिट ऑफ दिस रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड, एक मिनट, रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड्स, रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड्स, क्लाउड्स कितना किया 27 यूनिट का। एटमोस्फियर लेयर, लेयर लेयर कितना किया 7 यूनिट, और आइस क्रिस्टल कितना किया 2 यूनिट।
आइस क्रिस्टल कितना 2 यूनिट हो गया ना 35। क्लाउड कितने किया 27। एटमोस्फियर जो लेयर कितना किया 7 यूनिट और उसने कितना किया 6 यूनिट। 27 और 6 कितने 33, 33 और 2 कितने हो गए 35। ये जो 35 यूनिट reflected by clouds, atmosphere layer and ice crystal. Ice crystal reflect before reaching on earth surface. ठीक है, ये सारी अपनी पूरी लाइन लिख दी। Which called albedo of the earth. अब ये जो 35 यूनिट की बात सारी मैंने इसमें लिख दी। 35 यूनिट 27 क्लाउड करते हैं, एटमोस्फियर जो पृथ्वी वो कितना करती है 6 यूनिट का, और आइस जो क्रिस्टल है हिमकण है वो कितना करता है 2 का। रिफ्लेक्ट बिफोर रीचिंग ऑन अर्थ सरफेस विच इज कॉल्ड एल्बिडो ऑफ द अर्थ। इसको लिखें इस उष्मा की जो 35 इकाई का कितना 27 बादल और वायुमंडलीय परतें 6 का, हिमकण कितने का 2 का। इस उष्मा की 35 इकाई पृथ्वी पर पहुंचने से पहले, पृथ्वी पर ऐसे लिखो, पृथ्वी सतह पर पहुंचने से पहले ही परावर्तित हो जाती है। इसे पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है। एल्बिडो कहा जाता है। ठीक है, जो मैंने समझाया था वही मैं आपको लिखवा रहा हूं बस, और कुछ नहीं कर रहा। एल्बिडो कहा जाता है। नेक्स्ट आपने इसको आगे और डिफाइन करें। अब बाद में 65 बची ना, 65 यूनिट यानी जो 65 इकाई एनर्जी मूविंग इन सरफेस। ठीक है, 65 इकाइयां कहां चलती हैं पृथ्वी की ओर, सरफेस की ओर चलती हैं। जो बची हुई 65 इकाई सतह की ओर जाती है। कहां जाती है सतह की ओर जाती है। इसमें लिखें इन विच 14 यूनिट एब्जॉर्ब बाय क्लाउड्स। इनमें से जो 14 इकाई है का वायुमंडल द्वारा अवशोषण, वायुमंडल द्वारा क्या जाते हैं अवशोषित हो जाती है। कितनी, यानी जो 65 में से 14 इकाई सीधी कितनी कर ली वायुमंडल द्वारा अवशोषित करती है। अब पीछे कितनी बची 51। इस आखिर नोट लीजिए, फिर 51 के बारे में लिख देते हैं। $51 यूनिट एब्जॉर्ब बाय अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस 51 इकाई सतह के द्वारा, सतह किसी पृथ्वी, ऐसे लिख दो पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित होती है। पृथ्वी के द्वारा अवशोषित होती है 51 इकाई, और ये किस रूप में जाएगी लॉन्ग वेव के अंदर, तो इसी को अपने लिख देते हैं
अर्थ सरफेस released by this energy as long wave radiation. long wave radiation पृथ्वी की सतह इस ऊष्मा का उत्सर्जन लघु तरंग विकिरण के रूप में करता है। लघु तरंग विकिरण के रूप में करता है। लघु तरंग विकिरण यानी अपनी लॉन्ग वेव में क्या करता है अब देखो 17 यूनिट, अभी 51 में से कितनी 17 यूनिट की बात करें, 17 यूनिट 17 यूनिट यानी डायरेक्ट कहां चली जाएगी आपने स्पेस के अंदर। मैंने बताया था आपको 17 यूनिट डायरेक्टली रिलीज इन स्पेस टुवर्ड्स टू सरफेस, ये स्पेस में चलेगी। 17 इकाई सीधे कहां चले जाते, सीधे अंतरिक्ष में चली जाती, चलेगी सीधे अंतरिक्ष में। और उसके बाद 34 यूनिट 34 यूनिट क्या होता है एब्जॉर्ब बाय क्लाउड्स यानी एटमॉस्फेयर, वायुमंडल द्वारा क्या हो जाता है अवशोषण। 35 इकाई बादलों के द्वारा अवशोषित होती है, द्वारा क्या होती है अवशोषित। ठीक है, अब 35 और कौन सी थी 14, वो ऐसे नहीं क्लाउड रखेंगे। ये जो 34 जो 48 बनी 14 ये वाली और सॉरी 34 ये वाली यूनिट और 14 पहले वाली, टोटल कितना 48, ये क्लाउड रखेंगे नहीं अपने पास, ये भी क्या कर देंगे रिलीज कर देंगे कहां पर सर्फ स्पेस के अंदर। तो ये लिख देते हैं ये वाला these 4 cloud 48 यूनिट, 14 प्लस में 34 लिख लो आपको याद रहेगा। These 4 clouds 48 यूनिट हीट, तो लिख देते हैं इस प्रकार बादल 48 यूनिट का अवशोषण करते हैं, 48 यूनिट अवशोषित करते हैं। ठीक है, कितना करते हैं 48 यूनिट का क्या करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखो नीचे जगह पढ़िए ये भी लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं क्लाउड आल्सो रिलीज्ड दिस एनर्जी इन सरफेस इन द स्पेस। बादल इन इकाइयों को, ये कौन सी इकाइयों को, ये जो 48 है इन इकाइयों को अंतरिक्ष में छोड़ देते हैं। तो ये मैंने सारा सारा क्या जो 100 यूनिट का कितना इनकमिंग हुआ और कितना आउटगोइंग है, सारा सारा जितनी आई थी रेडिएशन उतनी वापस चलेगी। और ये सारा सारा कहलाता है कौन सा हीट बजट यानी ऊष्मा बजट, जिसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये आपका हीट बजट क्या हो गया कंप्लीट हो गया बिल्कुल मेरी तरफ से, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट थोड़ी सी बात और कर लेते हैं हीट बजट के बारे में। देखो 3 कंडीशन बनती है, क्या 3 कंडीशन बनती है, यानी हीट बजट तो आपका कंप्लीट है, अब 3 कंडीशन क्या बनती है वो आपको बताता हूं। सबसे पहले बात करूं मैं, नोट लगा के लिखेंगे, नोट लगाए पहली बात,
अगर इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, इनकमिंग रेडिएशन यानी आगत विकिरण, और जो आउटगोइंग रेडिएशन या और कौन सी आउटगोइंग निर्गत विकिरण, अगर दोनों क्या है बराबर है, इक्वल है, तो ये कौन सी होगी, अपने एटमॉस्फेयर बैलेंसिंग कंडीशन होगी। ठीक है, यानी एटमॉस्फेयर बैलेंस रहेगा, जितनी आई उतनी कहां चलेगी, वापिस चली गई। यहां पर लिखेंगे ये वाली ऐसी है बैलेंसिंग कंडीशन, संतुलित अवस्था, ये वाली कैसी है, संतुलित अवस्था है। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखते हैं क्या बनती है। अगर क्या है इनकमिंग रेडिएशन ज्यादा है, लेकिन आउटगोइंग जो रेडिएशन क्या है, कम है। बात ध्यान से सुना, निर्गत विकिरण है ये, और ये कौन सी है, आगत विकिरण। अब इनकमिंग तो ज्यादा हो रही है, सन से आ तो बहुत ज्यादा रही है किरणें, लेकिन उसका आउटगोइंग बाहर जाने वाली क्या है, कम है। अगर इनकमिंग ज्यादा, आउटगोइंग क्या है, कम है, तो कहां रहेगी, एटमॉस्फेयर में रहेगी। देखो आपको पता ही होगा, ये क्या है अपना वायुमंडल, सन से आने वाली विकिरण तो क्या बहुत ज्यादा, लेकिन जाने वाली क्या है, कम है, तो ये कहां रहेगी, ये यहां रहेगी अपने एटमॉस्फेयर में, तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, जा वापिस नहीं रही है, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ऐसी कंडीशन क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग, जिसको अपने वैश्विक तापमान बोलते हैं। यहां लिख देते हैं, इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान, और इससे क्या होगी, जो ग्लेशियर है तापमान बढ़ेगा एटमॉस्फेयर का, आपको पता है ग्लेशियर क्या होंगे, मेल्ट होंगे, तो इसको क्या बोला, मेल्टिंग एज, पिंगलन युग, यानी पिघलना क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, क्या जो ग्लेशियर क्या है, आइस कवर्ड है, बर्फ से ढके हैं, इसको क्या बोला, पिघलन युग। अब देख लो तीसरी कंडीशन देखते हैं क्या, अगर इनकमिंग जो रेडिएशन है यानी जो आगत विकिरण है कम है, और आउटगोइंग रेडिएशन क्या है, ज्यादा, आउटगोइंग रेडिएशन क्या है, ज्यादा, ये वाली क्या है, ज्यादा, यानी सूर्य से आ तो कम रही है, ठीक है, आ तो कम रही है, लेकिन जा ज्यादा रही है। यानी अर्थ सरफेस पर मान लो ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस पर आई तो ज्यादा, जितनी आई सारी सारी चलेगी, एक भी नहीं बची। अगर एक भी नहीं बचेगी तो क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, तापमान क्या होगा, घटेगा। वायुमंडल में एक भी किरण नहीं है, जितनी आई उतनी सारी सारी वापिस चलेगी, कोई नहीं बची, तो क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, इस वाली कंडीशन को टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा तो कौन सा होगा, यहां पर टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी तापमान क्या होगा, कम होगा। इसी को क्या बोलेंगे अपने, आइस एज बोलेंगे, आइस एज, जो आई थी हिम युग आया था ना, हिम युग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग ये वाली जो स्टेज है ना, ये वाली जो स्टेज है, आपको इनिशियल ऐसे लिखेंगे, इनिशियल स्टेज, ये तो प्रारंभिक अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था, ये कौन सी अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो अपने पढ़ते हैं ग्लोबल वैश्विकता। और ये जो मेल्टिंग एज आई, ये क्या हो जाएगी, लास्ट स्टेज है, ये वाली क्या है, वायुमंडल क्या होगी, लास्ट स्टेज बोलेंगे इसको, फाइनल स्टेज। अगर इसी तरह तापमान बढ़ता गया,
ये तापमान बढ़ने की जो घटना हो रही है ना, जो ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान, ये कौन सी इनिशियल स्टेज है, प्रारंभिक अवस्था है। अगर ऐसे तापमान बढ़ता गया तो फाइनल स्टेज क्या होगा, मेल्टिंग एज, सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे। ये कौन सा युग होगा, पिघलन युग होगा। ठीक है, ये 3 कंडीशन बनती है, तीनों कंडीशन आपको मैंने बता दी। तो ये मेरी तरफ से आपका जो अपना हीट बजट था कंप्लीट हुआ। आपने एटमॉस्फेयर एक और चैप्टर पढ़ लिया, इंसुलेशन और कौन सा, हीट बजट, ये कंप्लीट। और नेक्स्ट अपने नए टॉपिक के साथ आएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब। दाब क्या है, दाब के प्रकार क्या हैं, कैसे दाब महसूस होता है, ये सारा सारा अपने उस नए टॉपिक के अंदर क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आपको पता होगा अपना जो फर्स्ट टॉपिक अपनी जो ज्योग्राफी की बुक उठाई है कौन सी, क्लाइमेटोलॉजी। इस क्लाइमेटोलॉजी को अपने सारे कंप्लीट करने हैं। फिर जियोमॉर्फोलॉजी, भूआकृति विज्ञान, फिर अपने ओशनोलॉजी, समुद्र विज्ञान, सिलेबस मैंने आपको पहले बताया था, उसी अकॉर्डिंग अपने सारे टॉपिक करते जाएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जैसे और स्टूडेंट भी जो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम है, वो ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठा सके। थैंक यू, बाय।